भारत की ग्रोथ की शुरुआत 1991 से हुई थी, जब उस समय भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। पर असल में इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर शॉट मोदी एरा में मिला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां 2014 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, वहीं आज 2023 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। जैसे देश को डिजिटलाइज करने के लिए डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है, टैक्स सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जीएसटी लॉन्च किया है, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए यूपीआई लॉन्च किया है, गरीब लोगों तक सब्सिडीज पहुंचाने के लिए जन धन अकाउंट ओपन किया है, गवर्नमेंट बैंक्स की हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म किए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स के लॉस को कम करने के लिए मोदी सरकार ने बैंक्स का मर्जर किया है, देश में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इन सब के अलावा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छे रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया है, उज्ज्वला स्कीम, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, द क्रिएशन ऑफ द बैड बैंक, पीएम किसान मिशन और वन नेशन वन राशन कार्ड भी लॉन्च किया है। और इन्हीं रिफॉर्म को स्टडी करने के बाद मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि पिछले 10 सालों में भारत मोदी गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने प्रिडिक्ट किया है कि अगर भारत इसी हिसाब से ग्रो करता रहता है तो 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और एक इकोनॉमिक पावर हाउस होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। Is coming in right now, ringing endorsement of Modi's and India's rise under Prime Minister Modi's regime. Latest Morgan Stanley report, here's India's story. Morgan Stanley says India transformed in the last 10 years. This India is different from what it was in 2013. Sounds like something you often discuss with family and friends. Well, that's exactly what the latest Morgan Stanley report suggests as well. आइए सबसे पहले मॉर्गन स्टैनले के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने कई बार मॉर्गन स्टैनले का नाम सुना होगा। मॉर्गन स्टैनले अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो 1935 में फाउंड हुआ था। इनके 41 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं और दुनिया भर में इनके 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। मॉर्गन स्टैनले आए दिन किसी न किसी देश की इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पे रिपोर्ट निकालता रहता है और इनकी रिपोर्ट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत से ग्लोबल इन्वेस्टर मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट को पढ़ के ही देशों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म इन लेस देन अ डेकेड पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनले ने मोदी सरकार पर डिटेल से स्टडी की है और बताया है कि मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते भारत 10 सालों में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। इस रिपोर्ट में एक लाइन स्पेशली मेंशन की गई है, दिस इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2013। मैं आपको बता दूं कि ये सब मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मॉर्गन स्टैनले का कहना है। आप खुद से जाके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। वैसे अगर मैं ये सब बोलता तो आज के समय कुछ लोग मुझे मोदी भक्त, बीजेपी का एजेंट बोलने लगते। अब क्या पता इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद मॉर्गन स्टैनली को भी यही सब बोलने लगे। खैर, इस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने 10 मेजर चेंजेस के बारे में बताया है जो 10 सालों में हुए हैं, जिसके चलते 2013 के मुकाबले 2023 में भारत बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब वो 10 चेंजेस क्या हैं, आइए जानते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया है। 10 साल पहले भारत में कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स 22 से 25% देना पड़ता था, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती थी और फॉरेन कंपनीज भी भारत में नहीं आना चाहती थी। पर मोदी सरकार ने भारत में कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 15% कर दिया, जिससे भारत में अब ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती थी और फॉरेन कंपनीज भी भारत में नहीं आना चाहती थी, पर मोदी सरकार ने भारत में कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 15% कर दिया, जिससे भारत में अब ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। इसके अलावा भारत की सप्लाई साइड को इंप्रूव करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इन्वेस्ट किया है, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जहां 2006 से 2014 के बीच भारत में 25,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था, वहीं 2015 के बाद से अब तक भारत में 53,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। मोदी गवर्नमेंट के अंदर हाईवे कंस्ट्रक्शन 2 गुना बढ़ा है। इसके अलावा 10 साल पहले भारत में 58.9 मिलियन ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर थे, वहीं अब 771.3 मिलियन ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह 10 साल पहले रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी 25 गीगावाट थी, वहीं अब ये 95 गीगावाट हो गई है। 10 साल पहले 6.3% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड था, वहीं अब ये 42% हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि बीते 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। फॉर्मलाइजेशन।
इस पॉइंट में बताया गया कि मोदी सरकार ने भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जो टैक्स रिफॉर्म किए थे उससे भारत में टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है। हर साल भारत का जीएसटी कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ करता था, पर अब हर महीने का जीएसटी कलेक्शन आराम से 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर रहा है। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन एक महीने में 1.8 लाख करोड़ रुपीस हुआ था। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से एक चीज क्लियर हो रही है कि भारत में टैक्स पेयर के नंबर बढ़ रहे हैं और इससे भारत की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है। इसके अलावा यूपीआई के चलते भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते भी इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है। 2016 में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ 4.4% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, वहीं अब ये 76% ऑफ जीडीपी हो गया है। इसके अलावा बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने रियल एस्टेट को लेकर भी कई रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट से भारत के रियल एस्टेट के न्यू सेल्स और न्यू लॉन्चेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने जो जन धन योजना की शुरुआत की थी, उससे अब तक भारत में 46 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, जिससे गरीब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का बेनिफिट भी मिल रहा है। ये रिफॉर्म मोदी सरकार का बेस्ट रिफॉर्म साबित हुआ है और इससे गरीबों को पैसा टाइम पे भी मिल रहा है और इसमें करप्शन खत्म हो गई है। पहले गरीब लोगों के लिए खूब सारे फंड अनाउंस हुआ करते थे, पर गरीब लोगों तक पहुंचता कुछ नहीं था। हमारे देश में कहा जाता था कि गरीब के लिए अगर सरकार 1 रुपए देती है तो गरीब को सिर्फ 15 पैसे मिलते थे, बाकी करप्शन में चला जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में सोशल ट्रांसफर कितनी तेजी से इंक्रीज हुआ है, जिससे भारत में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसा मिल रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार ने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया था, उससे बैंक्स का एनपीए भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक का जो पैसा लोन के रूप में फंस जाता है उसे एनपीए कहते हैं। 2018 तक भारत का एनपीए बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस के टेन्योर में जो बहुत सारे लोन बांटे गए थे वो एक एक करके डिफॉल्ट हो रहे थे। पर जब से मोदी सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया है, उससे भारत का एनपीए अब कम होता जा रहा है और पिछले 12 सालों में ये सबसे कम पे आ गया है। अब जैसे जैसे एनपीए कम हो रहा है, उससे भारत का कॉर्पोरेट डेट भी कम हो रहा है। इसके अलावा इस कोड में बताया गया है कि मोदी सरकार ने अपने टेन्योर में इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से मैनेज किया है। 2009 से 2014 के बीच भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पर 2015 के बाद से भारत में इन्फ्लेशन कम हुई है। पैंडेमिक के समय भारत में इन्फ्लेशन बढ़ी थी, पर बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ी थी। कई देश तो इन्फ्लेशन के चलते कोलैप्स कर गए हैं, पर भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा अब भारत में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये वापस से 5% के पास आ रही है। तो मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि मोदी सरकार ने इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में भी इन्फ्लेशन को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया और टाइम टू टाइम रेपो रेट में चेंजेस करके भारत के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है। इसके अलावा मोदी सरकार के टेन्योर में एफडीआई भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। मोदी सरकार ने एफपीआई की जगह एफडीआई में ज्यादा फोकस किया है। देखो, एफपीआई में जो इन्वेस्टर होते हैं वो 1-2 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद चले जाते हैं। वहीं एफडीआई में जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने एफडीआई में ज्यादा फोकस किया है। एफडीआई को बढ़ाने के लिए बहुत से सेक्टर्स को ओपन किया, जिससे ओवरऑल भारत में एफडीआई इंक्रीज हो रहा है और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अब लोग पुराने तरीके से इन्वेस्टमेंट को छोड़ के म्यूचुअल फंड एसआईपी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने देश में बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, उससे भारत का कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 के बाद जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका सेंटीमेंट भारत को लेकर बढ़ रहा है। इस फिगर में भारत और चाइना को कंपेयर किया गया है। ये जो लाइन है जो 0 के नीचे नेगेटिव में है, ये दिखा रही है कि 2014 के पहले भारत और चाइना के कंपैरिजन में कंपनीज चाइना में जाना ज्यादा प्रेफर करती थी रेदर देन इंडिया। पर 2014 के बाद से भारत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लागू की हैं कि अब कंपनीज का सेंटीमेंट भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप ये लाइन को पॉजिटिव की तरफ देख सकते हैं। कोविड के समय ये नीचे गई थी, पर कोविड के बाद जैसे जैसे भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम को बढ़ाया है, वैसे वैसे अब कंपनीज भारत में आना चाहती हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में भारत का सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, जिससे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने $332 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया था। इस साल भारत सरकार ने $400 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने आत्मनिर्भर भारत की भी तारीफ की है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर पॉलिसी से भारत आने वाले समय में इंटरनेशनल फैक्टर्स पे लेस डिपेंडेंट होगा। इसके अलावा जैसे जैसे फ्यूचर में भारत की डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 2 सालों में भारत की ग्रोथ रेट कम से कम 6% होगी। जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन की तरफ जाएंगी, वही भारत उस समय भी तेजी से ग्रो करेगा। इसके अलावा 2027 तक भारत
भारत जर्मनी और जापान को बीट करके वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा और आने वाले 8 सालों में भारत का पर कैपिटा इनकम भी तेजी से इंक्रीज होगा। 2022 में भारत की पर कैपिटा $2200 थी, 2032 तक ये बढ़ के $5200 हो जाएगी। इसके अलावा भारत में हाउस होल्ड की इनकम भी तेजी से इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं और सिर्फ 2% लोग भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। 5,000 से कम कमाने वाले 13% लोग होंगे, 5,000 से $10,000 के बीच 34% लोग होंगे, $10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले 46% लोग हो जाएंगे और $35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% से ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले 7 सालों में भारत की ग्रोथ में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा 2031 तक भारत का एक्सपोर्ट आज के मुकाबले डबल हो जाएगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले डेकेड में भारत एशिया और ग्लोबल ग्रोथ का की ड्राइवर होने वाला है। जिस तरह 2007 से 2011 के बीच चाइना तेजी से ग्रो हुआ था, उसी तरह भारत भी आने वाले समय में तेजी से ग्रो होने वाला है। पर यह सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीतेगी। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की ग्रोथ 2 कारण से थम सकती है। एक कारण है ग्लोबल रिसेशन, किसी वॉर के चलते दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ जाए, ऑयल की प्राइस बढ़ जाए, तब भारत की ग्रोथ रेट थम सकती है। या फिर 2024 में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो फिर भारत की ग्रोथ रेट थम सकती है। तो 2024 का इलेक्शन भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।